परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे उपयोगी तथ्यात्मक जो आप सभी की विषय वस्तु है जीएसजी के वन लाइनर कंटेंट आप सभी का यहाँ पे मैं उपलब्ध आप सभी को करा रहा हूं। उस कड़ी में अब आगे बढ़ेंगे। आप सभी को एक एक तथ्य याद करते जाना है। देखिए, इतिहास में, राज व्यवस्था में, पर्यावरण में, सामान्य विज्ञान में, इकोनॉमी में और जनरल साइंस में, ये आपके मेजर 6 सब्जेक्ट हैं प्रारंभिक परीक्षा के। और भी मिसलिनियस सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछता है, वैसे इकोनॉमी और ज्योग्राफी में जोड़ देते हैं एग्रीकल्चर को, या सेंसस से क्वेश्चन पूछता है, या करंट अफेयर्स अलग से सेशन चल ही रहा है हमारा करंट अफेयर्स का। तो आप सभी को जीके जीएस वन लाइनर कंटेंट आप सभी को अब मैं उपलब्ध करा रहा हूं। ये एक रामबाण सीरीज है, रामबाण श्रृंखला है। आप सभी की तैयारी को बहुत ही आसान बनाने वाली श्रृंखला है, आपको तथ्य याद करा देने वाली श्रृंखला है। वो तथ्य जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाएंगे, वो तथ्य आप यहां पर याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए सत्र को शुरू करते हैं। वो महत्वपूर्ण टॉपिकों का तथ्यपरक अध्ययन हम लोग करेंगे जीके जीएस वन लाइनर सीरीज में। मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊंगा, साथ साथ याद करते जाना। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको बाद में रखें, साथ साथ मेरे सेशन में मैं आपको याद कराता हुआ भी चलूंगा, तो याद करते हुए ही चलना है। ठीक है आपको। तो सबसे पहले कुछ कालानुक्रम देख लेते हैं, इतिहास से शुरू करते हैं। कालानुक्रम में जैसे कई सारी घटनाएं हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार शासकों का क्रम भी पूछ लेता है आप सभी से, कई बार कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनसे प्रश्न पूछ लेता है, कुछ आंदोलन होते हैं उनसे प्रश्न पूछ लेता है, और बहुत करीबी मामला होता है। एक घटना मान लीजिए एक ही महीने में घटी है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, 3 घटनाएं यहां पे मैं आपको देता हूं जो कि मार्च में हुई हैं, और ये मार्च 1931 में हुई हैं 3 घटनाएं। एक तो गांधी इरविन समझौता है, भगत सिंह को फांसी भी मार्च में ही दी गई थी, और मार्च में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसके बाद गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ, इसके बाद पूना समझौता आपका हुआ। तो 4 घटनाएं यहां पे मैं लिख रहा हूं। एक तो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ये आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, वो घटना आपको पता है। 12 मार्च को जो है दांडी यात्रा प्रारंभ होती है, 24 दिन यात्रा चलती है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंच जाते हैं। तो ये 12 मार्च और 6 अप्रैल की डेट भी याद रखना है। ये 1930 में, मतलब 6 अप्रैल 1930 से ही आपका आंदोलन प्रारंभ माना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के साथ काफी सारी संख्या में अनुयायी दांडी पहुंचे और वहां पे नमक बना करके। तो उसके बाद फिर गांधी इरविन समझौता हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर, और इसकी एग्जैक्ट डेट आप याद रखिएगा 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931, एक साल बाद, है ना, अप्रॉक्स 1 साल हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, गांधी उस सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हो रहे थे, कांग्रेस सम्मिलित नहीं हो रही थी, तो फिर फाइनली गांधी जी उस सम्मेलन का हिस्सा बने थे आपके। ठीक है, इसके बाद यहीं पर आपको पता है कि भगत सिंह जी के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चल रहा था, उनके द्वारा असेंबली में भी, सेंट्रल असेंबली में भी बम फेंका गया था। तो भगत सिंह जी को फांसी भी इसी महीने में दी गई। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी इस फांसी को रुकवा नहीं पाए। भगत सिंह जी को फांसी जो है 23 मार्च को हुई। भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु, फांसी। तो ये डेट बहुत करीबी डेट होती हैं, 23 मार्च को। ठीक है, आपको केवल 1931 याद रहेगा तो फिर एक कालानुक्रम गड़बड़ा दोगे। और तीसरी एक घटना है कराची अधिवेशन। अधिवेशन ये बाद में हुआ है इसके, भगत सिंह की फांसी के बाद ही कराची अधिवेशन 29 से लेकर के, मतलब ये 1931 में मार्च में ही, मार्च के महीने में हुआ है। 26 से लेकर 29 मार्च, 26 से 29 मार्च 1931, 29 मार्च को समाप्त हो गया था। तो एग्जैक्टली देखो, अब ये मार्च की 3 घटनाएं हैं। पूछ देगा आपको, यदि 1931 याद रहेगा आप नहीं कर पाओगे इसको किसी भी हालत में। इसके बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी सम्मिलित हुए, गोलमेज
देखो मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं, ये दिमाग में बैठा के रखिए। हम कालानुक्रम भी देखेंगे, हम सभी महत्वपूर्ण फैक्चुअल डेटा देखेंगे और तथ्य ही याद करने, क्लास में याद करते जाइए। 7 सितंबर 1931 को गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे पहुंचे और इसका परिणाम आगे चल के आपको पता है कम्युनल अवार्ड आया। फिर गांधी जी ने पूना समझौता किया था, पूना पैक्ट जिसे बोलते हैं, समझौता अंबेडकर साहब के साथ ही समझौता हुआ था पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर के 24 सितंबर 1932 में। तो ये कुछ घटनाक्रम आप ये याद कर लो पहले तो, ठीक है, पहले तो ये याद कर लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, 7 सितंबर 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। फिर कम्युनल अवार्ड आया, पूना पैक्ट हुआ, ठीक है। पूना पैक्ट आपका अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में हुआ था, तो ये डेट आपको याद रखनी चाहिए। जो जो बताता जाऊं याद रखते जाओ, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा को लेकर के ही गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। बाद में 1935 का अधिनियम भी बनता है आपका, लंदन में आयोजित हुए थे सारे के, ठीक है। एक तो ये दिमाग में बैठा लो और कुछ डेटे देखते हैं। गांधी जी से क्वेश्चन पूछता है, देखो गांधी जी के जीवन में यदि राजनीतिक घटनाओं की बात करें तो पहले तो चंपारण हुआ। चंपारण पहला प्रयोग था, चंपारण सत्याग्रह, एग्जैक्टली आपको पता है 1917 में घटना घटी थी गांधी जी के जीवन में। उसके बाद 2018 वो माफ करिएगा 1918 में दो घटनाएं घटी और ये दोनों ही फरवरी मार्च के महीने में घटी। एक तो पहला आंदोलन तो ये था आपका चंपारण, दूसरा आपका था अहमदाबाद में मील सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद में मील हड़ताल, ये आपकी घटना पहले हुई थी खेड़ा से। ये फरवरी मार्च 1918 की घटना है, फरवरी लास्ट में, मार्च 1918, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे गांधी जी के जीवन में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ आपका? 22 मार्च 1918 में, 22 मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन हुआ 1920 चौथे नंबर पे है असहयोग आंदोलन, अगस्त में चालू होता है, अगस्त 1920 से लेकर के फरवरी 1922 तक चौरा चौरी होता है। 22 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है। तो ये चार आंदोलन से भी क्वेश्चन क्रम पूछ देता है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग, ये रफली आपको दिमाग में बैठ के रखना है। गांधी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट जो पुस्तक है ये गांधी जी की पुस्तक है आपकी, ठीक है। और गांधी जी इस पुस्तक से बहुत मतलब जो है एक तरीके से प्रभावित हुए। ये पुस्तक है रस्किन की पुस्तक, रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट। सबसे ज्यादा गांधी जी प्रभावित हुए अनटू द लास्ट से, अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, सर्वाधिक प्रभावित हुए गांधी जी इस पुस्तक से। अनटू द लास्ट गांधी जी के जीवन को ही बदल दिया इस पुस्तक ने, ठीक है। इस पुस्तक का जो मुख्य संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, किसी भी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। और महात्मा गांधी जी की जो सबसे गहन धारणाएं हैं, चाहे वो सर्वोदय की विचारधारा हो, अनटू द लास्ट पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है। उनके जीवन को बदलने वाली पुस्तकों में से एक है। तो इस पुस्तक को लिखा किसने? रस्किन महोदय ने। रस्किन की पुस्तक है। गांधी जी रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय इनके विचारधाराओं से प्रभावित थे, ठीक है। तो अनटू द लास्ट किसकी पुस्तक है? दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन पूछ लेता है, ये पूछा गया है कई बार जो है कि गांधी जी की विचारधारा रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित है,
ठीक है, इस पुस्तक का जो संदेश है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, इससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दो उपाधियां हैं, महात्मा और राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता तो सुभाष बाबू ने बोला जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ, सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था उस समय इनको ये बात कही थी। क्लियर है, स्पष्ट है, कुछ दिक्कत है? महात्मा गांधी जी ने केवल देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि जो समाज का अंतिम कड़ी है, जाति विहीन अछूत, जो अछूत वर्ग था, जो हरिजन वर्ग था, उसकी दशा को सुधारने के लिए गांधी जी ने कठोर संघर्ष किया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से देश को आजाद कराया, लेकिन साथ ही जो छुआछूत की विचारधारा, अस्पृश्यता की विचारधारा, महिला अधिकारों की बात, इन सब पे भी गांधी जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिमाग में बैठा के आपको चलना है। राष्ट्रपिता गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा, महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक है, और एक और पूछता है, इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। इरविन और गांधी जी को, गांधी, जब ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, इनको दो महात्मा, किसने कहा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने इनको, इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहा, सरोजनी और नायडू को। ठीक है, ये सरोजनी नायडू ने इनको दो महात्मा, इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहा। ठीक है, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी जी को लाभ किसने कहा? सांत्वना पुरस्कार। एक तरीके से अभी ये गांधी इरविन समझौते पे भी हम डिटेल में आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी इतना ही दिमाग में। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपके जुड़े हुए हैं हिस्ट्री से, हिस्ट्री को आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगला चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, संविधान से जोड़ करके भी देख लेते हैं। देखिए, संविधान में वर्तमान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं टोटल। कितने? 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं टोटल वर्तमान में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अभी आज बताऊंगा, फिर आगे आने वाले सेशन में, मतलब क्रम से चलते रहेंगे। काफी सारे संविधान संशोधन में चाहता हूं कि जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है उनको आप एक बार जान लीजिए। और संविधान संशोधन आपको मतलब पूछता ही पूछता है, किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आ जाता है संविधान संशोधन से, अनुच्छेद से, अनुसूचियों से। तो हम देख लेते हैं। एक तो 69वां याद कर लीजिए, 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन जो था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देने को लेकर के था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देने को लेकर के था। ठीक है, कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। ठीक, ये आपको अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ लेटेस्ट आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए, जो लेटेस्ट संविधान संशोधन थे जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक करके मैं यहाँ पे आपको बताता हूं, उनको अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। कुछ लेटेस्ट वाले देख लेते हैं। एक तो 99वां देख लेते हैं। 99वां मतलब निरस्त हो गया, बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, एनजेएसी को लेकर के था। 99वां जो था आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग, याद है? इसे याद कर लो। 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में। 99वां राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है,
इसके बाद सौवा जो था आपका, ये भारत बांग्लादेश के बीच में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट था आपका, भूमि हस्तांतरण को लेकर के ये एक समझौता था, तो भारत बांग्लादेश के बीच में ये हुआ। भूमि हस्तांतरण लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद 101वां आपका जीएसटी से जुड़ा हुआ था, 101वां है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 101वां संविधान संशोधन है, दिमाग में आपको बैठा लेना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी आपका जुड़ा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 101वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? जीएसटी से जुड़ा हुआ है, जीएसटी से। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से ओबीसी के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया किससे? 102वां संविधान संशोधन। इसके तहत संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 338B, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किससे जोड़ा गया? दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको मतलब याद करना है, अभी आगे के जितने भी हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, सब बताऊंगा, कोई नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं जोड़ूंगा। एक और यहाँ पे याद कर लो, लास्ट आपको 57वां 97, ये आपका सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन आपका ये है, सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन आपका, दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे बहुत गति से करवा रहा हूं, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। वैसे इनमें से कुछ आर्टिकल अब आपके समाप्त हो चुके हैं, उनके बारे में आगे हम डिस्कस कर लेंगे। पहले देख लीजिए 330, 331, 332 और 333, 4 आर्टिकल याद कर लीजिए, 4 में से कुछ समाप्त हो चुके हैं, निश्चित कौन कौन से हुए बताऊंगा मैं आपको। 330 है लोकसभा में एससी एंड एसटी के लिए आरक्षण, जो लोकसभा की सीटें होती हैं उसमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया, ठीक है। 330 और 332 है जो राज्य विधानसभा है ना, जो विधानसभा है उसमें एससी और एसटी का आरक्षण, ये अभी भी है, ये कंटिन्यूअस है। ये जो 331 है ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय के लिए एक सीट, लोकसभा में 2 सीटें थी रिजर्व आपकी, अब ये समाप्त कर दिया गया वैसे। और 333 जो आपका है ये विधानसभा में आंग्ल भारतीय, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय एक सीट रिजर्व थी इसकी, तो ये दोनों 331 और 333 समाप्त हो चुके हैं। ये आर्टिकल याद कर लीजिए, 4 आर्टिकल आपको याद करा रहा हूं, 4 आर्टिकल आपके दिमाग में बैठा लीजिए। 330 लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण अभी है, 330 रट लेना, ये क्वेश्चन आता है, पूछता है, मैच द फॉलोइंग में आएगा, पूछेगा, फिर बाद में गड़बड़ करोगे। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, 332 विधानसभा एससी एसटी, 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय। बाकी के आर्टिकल आगे मैं डिस्कस करूंगा, आगे भी आप लोगों से एक एक करके हमारा चल ही रहा है, डिस्कशन कंटिन्यूअस रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब एक चीज जो मैं चाह रहा हूं कि ज्योग्राफी में थोड़ा सा आपको बताऊं, अब ज्योग्राफी पे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, विश्व के बहुत सारे शहर पूछ लेता है और पूछता है कि ये शहर किस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हर शहर का एक इंडस्ट्रियल जो है वहां पे उत्पाद बनता है, औद्योगिक उत्पाद बनता है, तो यहाँ पे हम कुछ शहर देखेंगे, विश्व के शहर, मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विश्व के शहर और वहां पे उद्योग, एक एक करके, ज्यादा नहीं, कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट हैं।
हर एक शहर को तो हम देख भी नहीं सकते, हर शहर हमें देखना भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं केवल आपको वही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए कुछ एक एक करके शहर देखते हैं। सबसे पहले हैमिल्टन। हैमिल्टन शहर है कनाडा। कनाडा का बर्मिंघम बोला जाता है आपका हैमिल्टन, आपका टोरंटो, हैमिल्टन, है ना। शिकागो आपका यूएसए में पड़ता है, सिएटल आपका यूएसए में पड़ता है, डेट्रॉयट आपका यूएसए में पड़ता है, कंसास आपका, न्यू ऑर्लियंस, फिलाडेल्फिया, है ना, पिट्सबर्ग, ये सब आपके अमेरिका के हैं। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, है ना, एंटवर्प बेल्जियम का है, लियोन फ्रांस का है, तो कई सारे शहर हैं। तो शुरुआत में पहले हैमिल्टन को देखते हैं। हैमिल्टन आपका कनाडा में है। कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है इसको। बर्मिंघम आपका यूके का शहर है आपका, ठीक है। ये आपका लौ इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है। लौ इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, लौ इस्पात, इस्पात एवं इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, लौ इस्पात और इंजीनियरिंग कनाडा में है आपका, हैमिल्टन में, कनाडा में, ठीक है। इसके बाद टोरंटो। टोरंटो कहाँ है? कनाडा में। टोरंटो कनाडा में है। इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर है यहाँ पे। इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियां वगैरह बनती हैं। टोरंटो ऑटोमोबाइल, बड़ा शहर है ये, ठीक है। ये दोनों कनाडा के हैं। अब मैं कुछ अमेरिका वाले जो आता हूँ, डेट्रॉयट। डेट्रॉयट भी ऑटोमोबाइल कार निर्माण का बड़ा केंद्र है आपका। डेट्रॉयट पूछता है, कई बार पूछता है डेट्रॉयट। ये भी आपका ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्री है पूरी तरीके से, बड़ी बड़ी जितनी भी कार इंडस्ट्रीज हैं यहीं पर है। शिकागो जो है आपका अमेरिका का है, शिकागो अमेरिका, ये भी यूएसए, डेट्रॉयट और ये भी यूएसए। शिकागो में एक तो मीट इंडस्ट्री है यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे, और लौ इस्पात है, लौ इस्पात और मांस उद्योग, लौ इस्पात और मांस उद्योग है आपका शिकागो में। इसके बाद कुछ और शहर में चलते हैं, जैसे बर्मिंघम मैंने बोला था। बर्मिंघम आपका ब्रिटेन में पड़ता है, जैसे हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। बर्मिंघम भी आपका लोहा और इस्पात उद्योग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे कुछ शहर जो मतलब आमतौर पे क्वेश्चन जहां से मतलब बनेगा ही बनेगा। कनाडा के एक दो शहर और हैं, जैसे मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपका हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ? ओजोन परत से जुड़ा हुआ है। तो मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का जहां पे जलपोत और एयरक्राफ्ट बहुत बनते हैं। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा का है ये आपका। यहाँ पे जलपोत और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। ये दोनों इंडस्ट्री मॉन्ट्रियल कनाडा में है। एक और शहर है यहाँ का क्यूबेक, कनाडा का ही शहर है क्यूबेक। क्यूबेक की यदि हम बात करते हैं तो क्यूबेक में आपका जो है जलपोत निर्माण और इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग दो के लिए बहुत फेमस है। एक तो यहाँ पे जलपोत है और इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, क्यूबेक में। और ओटावा भी यहीं का एक शहर है। ओटावा में कागज इंडस्ट्री है, ओटावा इसी का, कनाडा का है ओटावा। ओटावा भी कनाडा का है, कनाडा। यहाँ पे है कागज इंडस्ट्री, कागज उद्योग है यहाँ पे। ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा हम चलते हैं जर्मनी। जर्मनी में भी मतलब बहुत सारे शहर हैं, जैसे एक डुलुस का नाम सुना होगा, डुलुस, डुलुस डर्प बोलते हैं। डुलुस डर्प में इंजीनियरिंग और लोहा इस्पात उद्योग है। थोड़ा सा जर्मनी के मैं कुछ शहर लिखूंगा यहाँ पे, है ना, जर्मनी के कुछ शहर लिखूंगा। पहला तो है डुलुस, डुलुस डर्फ पूरा नाम है इसका। एक प्रमुख शहर ये है। हैम्बर्ग का नाम आपने सभी ने सुना होगा, हैम्बर्ग। म्यूनिक, म्यूनिक समझौता होता है ना। डर्टमंड, म्यूनिक, म्यूनिक भी जर्मनी का शहर है, ठीक है। म्यूनिक हो गया आपका जर्मनी का शहर। क्रम से
आप लोगों को मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, आप एक एक करके देखते जाइएगा। तो एक आपका म्यूनिक हो गया, हैम्बर्ग हो गया, हैम्बर्ग हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल शहर है। जर्मन कारें आप लोगों ने ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ये बड़ी बड़ी कारों के नाम आपने सुने हैं ना, सब ये बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पे। डार्टमंड यहाँ का एक शहर है, डार्टमंड, ठीक है, डार्टमंड एक शहर है यहाँ का, ठीक है, डार्टमंड। एक शहर है यहाँ का जिसका नाम है ड्रेसडन, ड्रेसडन। ये जर्मनी के कुछ मैंने 5 प्रमुख शहर लिखे हैं, और ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है। एसेन एक शहर है इसका, एसेन। अब इन सभी शहरों पे काम जो हो रहा है, कहीं पे लोहा इस्पात है, कहीं पे रसायन है, कहीं पे लेंस निर्माण है, कहीं पे जलयान है। जर्मनी से और फ्रांस से चश्मे बन के बहुत आते हैं, फ्रांस और जर्मनी दोनों जगहों पे, क्योंकि यहाँ लेंस इंडस्ट्री है। जैसे म्यूनिक आपका जो है मेन, यहाँ पे लेंस बनते हैं, लेंस इंडस्ट्री है, आंखों हर तरीके के लेंस बनते हैं। तो एक तो म्यूनिक में लेंस निर्माण है, हैम्बर्ग में जलयान निर्माण है, जलयान, हैम्बर्ग में क्या है, जलयान निर्माण है, ठीक है। डार्टमंड में लौह इस्पात और रसायन है, लौह इस्पात और रसायन इंडस्ट्री है, लौह इस्पात और रसायन। एसेन जो आपका है यहाँ का, एसेन में लौह इस्पात और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, लौह इस्पात और इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आपकी एसेन में। और ड्रेसडेन की यदि हम बात करते हैं तो ड्रेसडेन में ऑप्टिकल फोटो वगैरह का यहाँ पे काम बहुत है, ऑप्टिकल फोटो, ऑप्टिकल फोटो इंडस्ट्री है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं टोटल। और डुलुसडर्फ, ये जो है आपका यहाँ का डुलुसडर्फ में इंजीनियरिंग और लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग एंड लॉ इस्पात। देखो एक बार आप नजर डाल लोगे ना तो एग्जाम में याद आ जाएंगे। जैसे इसमें एक तो म्यूनिक याद करके रखिएगा, लेंस इंडस्ट्री है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कनाडा वाले में ओटावा याद रखना, कागज इंडस्ट्री है, कागज इंडस्ट्री। बाकी रफली टोरंटो में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक। ये जर्मनी के कुछ आपके वो हो गए। इसके बाद अब एक एक करके देखेंगे। रूस में भी बहुत सारे शहर हैं, चीन में भी, चीन में एक तो वुहान है, वुहान में आपका, वुहान का नाम है, चांगचुंग है एक जगह है, मल्टीपल जगह हैं। तो अब धीरे धीरे देखेंगे कुछ साइट्स के बारे में, यहाँ पे आगे हम आने वाले समय पे डिस्कस करेंगे। और भी अन्य जो है जो महत्वपूर्ण शहर है जहाँ पे अभी प्रधानमंत्री जी भी गए थे, उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जर्मनी में एक जगह है सार क्षेत्र, सार रीजन, सार क्षेत्र। ये विश्व का अग्रणी कोयला क्षेत्र है, यहाँ पे कोयला बहुत पाया जाता है, कोयला और लोहा। यहाँ का मेन जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र, जैसे हमारे यहाँ गोंडवाना लैंड वाला क्षेत्र है ना, वैसे ही यहाँ पे। यूक्रेन में एक जगह है डोनबास रीजन, डोनबास, उसको हम डोनेटस्क बोलते हैं, डोनेटस्क या डोनबास। यूक्रेन में अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें डोनबास रीजन को रसिया ने कह दिया मैंने कब्जा कर लिया। यहाँ पे मुख्य पूरा का पूरा मतलब खनिज संसाधन पाए जाते हैं। डोनेटस्क, डोनेटस्क रीजन है, या कई जगह पे डोनबास बोलते हैं। ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है और इस पे भी रसिया ने अपना दावा कर लिया है कि मेरे कब्जे में आ चुका है, ठीक है। डोनेटस्क या डोनबास रीजन, ठीक है। और अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र, अपलेशियन पर्वतमाला है, अपलेशियन, अपलेशियन क्षेत्र में अमेरिका में, यूएसए में भी कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है अपलेशियन रीजन में। यूएसए में अपलेशियन रीजन में कोयला पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन ही है आपका यहाँ पे, ठीक है। चीन की यदि हम बात करें तो चीन में भी कोयला खूब पाया जाता है, चीन भी कोयला वाला क्षेत्र है। भारत में तो गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है जहाँ पे बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये कुछ कोयला वाली बातें हो गई, है ना। कोयला परतदारों चट्टानों में पाया जाता है और एक तरीके की औषधि चट्टानें जो आपकी होती हैं। तो डोनेटस्क यूक्रेन का है,
रूस में एक जगह है कुजनटस्क, कुजनटस्क में रूस में भी कोयला साइबेरियन क्षेत्र में पाया जाता है। यूके में लंकासायर क्षेत्र है, लंकासायर। अमेरिका में वो यूके में लंकासायर क्षेत्र है आपका, लंकासायर यूके, यहां पर भी कोयला पाया जाता है लंकासायर में। तार प्रदेश आपका जर्मनी का है, यही है। तो कोयले के भंडार में संसार का अग्रणी है। नंबर 1 में कोयला, सबसे ज्यादा कोयला है रूस के पास, रूस के बाद दूसरे नंबर पे है अमेरिका के पास, है ना। रसिया नंबर 1 है, सबसे ज्यादा कोयला रूस के पास है। जर्मनी में एक रूर बेसिन क्षेत्र है, जैसे सार प्रदेश में कोयला है वैसे जर्मनी में रूर बेसिन क्षेत्र है जहां पे लोहा भी पाया जाता है, वो एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है इसका, है ना। रूर बेसिन, सार प्रदेश, रूर बेसिन, रूर बेसिन जर्मनी का क्या है आपका, लौह अयस्क वाला क्षेत्र है, लोहा पाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे औद्योगिकरण सबसे ज्यादा हुआ है, औद्योगिकरण सबसे ज्यादा हुआ है आपका, ठीक है। तो रूर प्रदेश, सार बेसिन, सार बेसिन कोयला के लिए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है, औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। तो रफली आपको याद में रखना है आपको। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत ये थोड़ा सा आपका डेटा है, दिमाग को चलाते रहना है। क्वेश्चंस सारे के सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं और पूछूंगा, ठीक है। हमारे जो भी डिस्कशन यहाँ पे हो रहे हैं ये सब परीक्षा उपयोगी है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिस्कस करने पर्यावरण से जुड़ी हुई विषय वस्तुओं को लेकर के। पौधे जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं और अलग अलग जगहों के कारण से उनके अलग अलग नाम भी रखे गए हैं। जैसे कि मैं कुछ नाम लिख बोल रहा हूं यहाँ पे, मरुद्भिद पौधे जिनको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है, मरुद्भिद। पर्यावरण की बात कर रहे हैं अब हम, ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको ये भी लेकर के चल रहा हूं, मरुद्भिद, ठीक है। मरुद्भिद पौधे जो आपके हैं, ये मरुद्भिद पौधे जो आपके हैं ये पाए जाते हैं शुष्क स्थानों पर, मरुस्थल पे, शुष्क या मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थल में पौधे जो पाए जाते हैं। कई जगह पे इसके लिए शब्द जो मिलता है वो मिलता है जीरोफाइट, जीरोफाइट्स मरुद्भिद पौधों को बोलते हैं। शुष्क आवासों में, मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे आमतौर पे कटीले होते हैं, कांटे बना लेते हैं, है ना। पानी की कमी होती है तो वाष्पीकरण से बचने के लिए पत्तियों को कांटों में तब्दील कर लेते हैं, है ना। जड़ें थोड़ा सा काफी गहरी होती हैं क्योंकि पानी की तलाश में नीचे जाती रहती हैं। दूसरे होते हैं समोद्भिद, जिसको हम मीसोफाइट्स बोलते हैं, मीसोफाइट्स, समोद्भिद, भिद, समोद्भिद, समोद्भिद, मीसोफाइट। मीसोफाइट आपके जल की पर्याप्त उपलब्धता वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे हैं, जहां जल पाया जाता है, जल की पर्याप्त उपलब्धता। जहां जल नहीं है, मरुभूमि है, उनको जीरोफाइट कहते हैं। जहां पे जल है उसे हम समोद्भिद कहते हैं, मीसोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है, कुछ अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं जिनको हम ऑक्सिलोफाइट बोलते हैं। अम्लीय मिट्टी में, अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले पौधों को क्या बोला जाता है, ऑक्सिलोफाइट, OXYLOPHYTES, ऑक्सिलोफाइट। अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले पौधों को हम अम्लोभिद, अम्लोभिद, अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले को अम्लोभिद भी कहते हैं, अम्लोभिद, अम्लोभिद, अम्लोभिद पौधा कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आते हैं, इसलिए दिमाग में। जीरोफाइट कई बार पूछा जा चुका है, मीसोफाइट भी पूछा जा चुका है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे और चलते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो बलुई मिट्टी में पाए जाते हैं, जहां बालू होती है, बलुई मिट्टी में, और इनको बालुकोभिद कहते हैं, बालुकोभिद। आमतौर पे मरुद्भिद और बालुकोभिद में बहुत अंतर नहीं होता, बालुकोभिद, बालुकोद्भिद, बलुई मिट्टी में पाई जाने वाले पौधों को बालुकोद्भिद कहते हैं, ठीक है।
एक होते हैं लवणोद्भिद, लवणीय पानी में, खारे पानी में, झीलों में, समुद्री जल में, लवण युक्त मृदा में पाए जाने वालों को लवणोद्भिद कहते हैं। लवणोद्भिद, लवणोद्भिद किसे पाए जाते हैं? लवणीय, लवणीय जल में जो पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाने वालों को लवणीय लवणोद्भिद कहते हैं। हालोफाइट्स कहा जाता है इसको, मैं इंग्लिश बताता जाता हूं। हालोफाइट्स, हालोफाइट्स बोलते हैं लवणोद्भिद में, लवणीय जल में पाए जाने वाले पौधे, जैसे मैंग्रोव वन वगैरह होते हैं आपके। कुछ होते हैं सैलोद्भिद, जो चट्टानों में, शिलाखंडों में, पथरीली भूमि में, ये खासकर जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, यहां पर पाए जाते हैं सैलोद्भिद, है ना। इनको बोलते हैं लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स चट्टानों में, शिलाखंडों में, पथरीली भूमि पे पाए जाते हैं सैलोद्भिद, लिथोफाइट्स। कुछ होते हैं जो ठंडियों में पाए जाते हैं, बहुत कम तापमान पे पाए जाते हैं, जिसको हम शीतोद्भिद कहते हैं। शीतोद्भिद, शीतोद्भिद ठंड स्थानों में पाए जाने वाले पौधे, शीतोद्भिद निम्न तापक्रम में पाए जाने वाले पौधे। कुछ होते हैं अधिपादप, दूसरे पादप शरीरों पर अपना जीवन यापन करने वाले पौधों को अधिपादप या इपीफाइट्स कहा जाता है। तो दो और आप लिख लीजिए, एक तो अधिपादप, अधिपादप हम इसको बोलते हैं इपीफाइट्स। इपीफाइट्स जो दूसरे पादप शरीरों के साथ जीवन यापन करते हैं, जो एक तरीके से सहजीवी पौधे होते हैं ना, सहजीवी, सहजीविता का जो संदर्भ दिखाते हैं, इसको हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस कर लेंगे। कुछ शीतोद्भिद होते हैं, शीतोद निम्न तापक्रम पे पाए जाने वाले पौधे, जो निम्न तापक्रम मतलब ठंडियों में जो पाए जाएं, ठंडे स्थानों पे पाए जाएं, तो उनको शीतोद्भिद कहा जाता है, शीतोद्भिद कहा जाता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं इनको, ठीक है, चार्कोफाइट्स कहा जाता है, चार्कोफाइट्स, ठीक है, शीतोद्भिद। और सैलोद्भिद आपका लिथोफाइट्स कहते हैं। लवणोद्भिद होलोफाइट्स, हेलोफाइट्स कहा जाता है। बालकोभिद को इसको शामोफाइट्स कहा जाता है, बालकोभिद को सामोफाइट्स। अम्लोभिद को ऑक्सिलोफाइट्स कहा जाता है। मेसोफाइट्स आपका समोद्भिद, यानी कि जहां पर्याप्त जल हो, जहां जल ना हो, जो मरुस्थलीय मिट्टी पे, शुष्क मिट्टी पे पाए जाए, उसे मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं पौधों के, आवासीय विविधता के आधार पे नाम रखे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे डेटा, फैक्चुअल डेटा मैंने अभी आज आपको बताया। अभी आने वाले सेशंस पे भी हम मल्टीपल डेटा और टॉपिक रखेंगे। जीके जीएस का जो हमारा एक कंटेंट है, ये सतत चलता रहेगा। आप सभी लोग बस इसमें जितनी चीज़ें बताऊं, नोट्स बनाते चलिएगा, देखते हुए चलिएगा। आपका बहुत सारा फैक्चुअल डेटा आपको याद होगा इन सेशंस में, ठीक है। इसमें जीएस के लगभग सारे सब्जेक्ट कवर करने का प्रयास मेरा रहेगा, ठीक है। चलिए।